leaving a junction must be equal to 0. Algebraic sum of all the currents at a given junction is 0. ठीक है बेटा, जंक्शन क्या होगा, जहां पे बहुत सारी वायर्स एक साथ जुड़ रही होंगी, ठीक है। तो कुछ वायर्स से करंट आ रहा होगा जंक्शन पे, कुछ वायर्स से करंट जंक्शन को छोड़कर बाहर जा रहा होगा। तो इन सभी करंट्स को अगर आप जोड़ देते हो तो बोलेंगे कि यार जंक्शन के ऊपर करंट जो है उसकी वैल्यू निकालोगे तो 0 आ जाएगी, क्योंकि जंक्शन पे आने वाले करंट को क्या बोलेंगे, इनपुट करंट या इन करंट, ठीक है। तो इन करंट कौन कौन से हैं, ऐसे करंट की कौन कौन, इनमें से पांचों में से कौन से करंट है जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं बेटा, I1, I3, I2 and I1, I1. I2 एंड I3। तीन करंट ऐसे हैं जो जंक्शन की तरफ, यानी ये जो पॉइंट है जहां पर ये बहुत सारी वायर्स जुड़ी हुई हैं, इसको नोड बोलेंगे या फिर जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे नोड की तरफ तीन करंट आ रहे हैं, I1, I2 एंड I3 बेटा, राइट। इनको इन करंट्स भी बोलते हैं, इनपुट करंट, इन करंट, ठीक है। और दो करंट ऐसे हैं जो जंक्शन को छोड़कर दूर जा रहे हैं, कौन कौन सा, I4 एंड I5, ठीक है। इनको बोलेंगे आउट करंट या आउटपुट करंट, राइट। तो अब क्या बोलते हैं बेटा, जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो जंक्शन को छोड़कर जा रहा है उस करंट को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। चलिए, तो जब हम क्रिकॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव साइन के साथ जोड़ लिया, और जो करंट जंक्शन को छोड़कर दूर जा रहे हैं उनको नेगेटिव साइन के साथ जोड़ लिया, तो हमें क्या मिला, 0 मिल गया। यानी कि इसका एक और मतलब भी है भाई, करंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक बात बताओ, करंट जब बोलते हैं, व्हाट इज करंट एक्चुअली, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट टाइम, या फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर करंट आ रहा है तो ये अपने साथ चार्ज भी ला रहा होगा ना बेसिकली, और जितना चार्ज जंक्शन के ऊपर आया उतना ही चार्ज जंक्शन को छोड़कर चला गया, है ना। यानी जितना करंट जंक्शन पर आया उतना ही करंट जंक्शन को छोड़कर दूर चला गया। तो पॉइंट की बात यह है कि इस नोड पर, इस जंक्शन पर चार्ज का एकोमुलेशन नहीं हो रहा, चार्ज जुड़ नहीं रहा है। जैसे मानो ये तीन अलग अलग धाराएं थी नदियों की, I1, I2, I3 यहां पर आई, ठीक है, आपस में मिक्स हुई और फिर दो दो अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग होकर आगे बढ़ गई, ठीक है। तो जहां पर ये मिक्सिंग हो रहा था, क्या वहां पे वाटर लेवल राइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना पानी अंदर आया उतना ही पानी आगे चला गया बेटा, ठीक है। तो कोई एकोमुलेशन नहीं हो रहा। तो हमने क्या बोला वहां पे, उस केस में बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई वाटर का मास जो था एट दिस नोड वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। और यहां पे क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज मेरे जंक्शन की तरफ, मेरे नोड की तरफ आ रहा था, उतना ही चार्ज इस जंक्शन को और इस नोड को छोड़कर दूर चला जा रहा है। तो क्या बोलेंगे बेटा फिर, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से ही मुझे कूलम्स करंट लॉ मिलता है, वो मुझे क्रिकॉफ्स करंट लॉ मिलता है, राइट। कि चार्ज मेरा कंजर्व्ड रहता है, इसी वजह से मैं बोल पाता हूं कि एक गिवन नोड पर इनपुट करंट्स और आउटपुट करंट्स का अगर मैं सम करूंगा अलजेब्रिक सम, तो मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, जीरो, जीरो, ठीक है। तो चार्ज हमारा क्या रहा, कंजर्व्ड रहा, ठीक है बेटा। तो करंट एंटरिंग द नोड और करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट्स लीविंग द नोड या करंट्स लीविंग द जंक्शन। और व्हाट इज द बेसिस फॉर क्रिकॉफ्स करंट लॉ बेटा, इट इज conservation of charge. Charge can neither be created nor destroyed, but it can only be transferred from one object to other object in an isolated system. एक given isolated system के अंदर नया चार्ज बनाया नहीं जा सकता, पुराने चार्ज को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, और केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज को ट्रांसफर ही किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था चार्ज कंजर्वेशन, तो यही हुआ। तो ये क्या कहलाया बेटा, क्रिकॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। चलिए, अब आप इसके बेसिस पे मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे बेटा। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। एक बार इसको पढ़ो, क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करो कि आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। फिर इसका एक टेक्निक बताऊंगा, देन एवरीबडी विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। सब बच्चे कर पाएंगे। पढ़ो इसको एक बार, और ये फील करो, अगर टफ लग रहा है तो फील करो कि यार मेरे से हो नहीं रहा, पर इसी, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद आप इसी क्वेश्चन को कर भी पाओगे, फिर कॉन्फिडेंस भी फील करना कि अच्छा चलो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा।
देखो बेटा एक बार क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या बोल रहा है। इफ इन द गिवन फिगर द रेजिस्टेंसेस आर R1 R2 एंड R3, आपको R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस दे दिए और तीनों ही रेजिस्टेंस की मुझे वैल्यू दे दी है, राइट। पोटेंशियल एंड पॉइंट 1 2 एंड 3 आर V1 V2 एंड V3। तो V1 और V2 और V3 यानी पॉइंट 1 2 एंड 3 के ऊपर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू भी दे दी, राइट। अब बोल रहा है फाइंड द करंट थ्रू R1, जो रेजिस्टेंस R1 है उसके थ्रू करंट कितना रहेगा, ये पूछ रहा है। चलो तो अब इसको करने कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है आपका क्रिकॉफ्स करंट लॉ। ठीक है बेटा, तो जो मिड पॉइंट है जहां पर हम नोड बोल रहे थे, है ना, हम क्या बोल रहे थे, नोड या जंक्शन, वो मिड पॉइंट ये रहा। इस मिड पॉइंट को मार्क करके मैं बोल देता हूं लेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V। इस पर पोटेंशियल V है, V नोट बोल देते हैं, V एट नोड V नोट। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब आपको पता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो करता है बेटा, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। क्या होता है Yes, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस we are. डिवाइडेड बाय आर, या V अपॉन आर, है ना, V अपॉन आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है R1 के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है R1 रजिस्टर के अक्रॉस, V1 माइनस V नॉट, V1 माइनस V नॉट। अगर मैं V1 को हाई मैग्नीट्यूड का अज्यूम कर लूं, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, तो V1 हाइयर हो गया, V नॉट लोअर हो गया, तो V1 माइनस V नॉट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1। तो ओम्स लॉ क्या बोलेगा कि करंट थ्रू दिस रजिस्टर R1, यानी इसको बोल दिया कि I1 क्या हो गया बेटा, फिर I1 हो गया V1 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R1। ठीक है बेटा, और अगर मैं करंट थ्रू रजिस्टर R2 की बात करूं तो I2 कितना हो जाएगा मेरा, उसी प्रकार से V2 minus V0 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2। ठीक है बेटा, ठीक इसी तरीके से I3 क्या हो जाएगा, V3 minus V3 minus V not डिवाइडेड बाय R3. R3। अब देखो बेटा, R3 मैंने डायरेक्शन R3 I3 में R3 आएगा, ठीक है। V1 का डायरेक्शन तो मैंने अज्यूम कर लिया, चलो कि इधर से इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल डेल्टा V लिया है ना, चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, कि रजिस्टर के दोनों तरफ पोटेंशियल में कितना डिफरेंस रहेगा, खाली वो वैल्यू ली है न्यूमरेटर में। ठीक है बेटा, अब वो वैल्यू लेने से फायदा क्या हो रहा है कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता अभी करंट का, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता, बट मुझे एक वैल्यू मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा देखा जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, क्या करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड, क्रिकॉफ्स करंट लॉ है। तो क्या मैं I1 I2 I3 का सम कर दूंगा तो क्या मुझे जीरो मिलने वाला है, लेगा। चलो अब है ना, सबको पॉजिटिव रखते हैं, जब जब इसकी V नोट की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी ना, तब I1 I2 I3 अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन अपने आप ले लेंगे। तो अभी के लिए सबको पॉजिटिव रख देते हैं कि सर आपने बोला कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि करंट एट ए जंक्शन, सभी करंट्स को जोड़ दो तो क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, तो अब बेटा I1 की जगह क्या रखेंगे, V1 माइनस V नोट बाय R1। I2 की जगह रखेंगे V2 माइनस V नोट बाय R2, और I3 की जगह V3 माइनस V नोट बाय R3। सबका सम क्या हो गया, जीरो। अब मुझे बताओ बेटा, क्या इस इक्वेशन में V1 V2 V3 R1 R2 R3 की वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी हैं? क्या बचेगा जो मुझे फाइंड आउट करना है, V not. वैल्यूज डालो और फाइंड आउट करो, है ना, सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में डालो और V नोट की वैल्यू बताओ फटाफट।
शीस जो मांगा प्रभु ने पल भर में दे डाला। मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? दिख रही है। दिख रही है बेटा। अर्चना आप ड्रॉप करके एक बार डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन करो। सर ड्रॉप किए थे फिर भी नहीं दिख रहा है। ओके, देखो मुझे तो दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन वापस आके, और आप बच्चों को भी दिखाई दे रही है। तो अभी क्या इशू होगा? इंटरनेट ठीक चल रहा है आपके वहाँ? सर नेटवर्क इशू चल रहा है इस समय। तो थोड़ा सर, टाइम ले, एक काम करो, डिस्कनेक्ट करो, जहाँ आपका घर में जहाँ बेस्ट नेटवर्क आता है वहां बैठो, फिर से ज्वाइन करो, थोड़ा वेट करो, फिर आ जाएगी स्क्रीन। कई बार टाइम लेती है। तो 7.3 आ रहा है वी नॉट के लिए। वी नोट 8 आया किसी का? 8 किसका आया? 7 पॉइंट नहीं बेटा, 8 आएगा वी नोट। वैल्यूज डालो फटाफट, देखो आएगा 8 आएगा। अभी लेके आते हैं 8। चलो जी, मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, जहां आपने गलती करी होगी वो देखते हैं। V1 की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 10 माइनस वी नोट बाय R1 क्या दिया है जी? 10 दे रखा है। 10 V2 इज गिवन एज 6 माइनस वी नोट बाय 6 minus V 20 naught by प्लस 20 5 माइनस वी नोट बाय 30। ठीक है जी, 30 5 ये minus जीरो V हो गया। naught by अब 30 इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लूं लेफ्ट साइड में 60। यस एलसीएम लो फटाफट से। 60 एलसीएम लो और एलसीएम को राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो उड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना? यस सर। समझ नहीं आ रहा उनको? देखो यार ऐसे है भाई, ये जीरो है, नीचे 60 एलसीएम आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाना है, वैसे ही बाद में लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, अभी लिख ही लेते हैं। अब 60 एलसीएम लिया तो पहले वाला जो टर्म था उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 इंटू 10 माइनस वी नोट, तो 60 माइनस 6 वी नोट। ठीक है, दूसरे वाले को 3 से प्लस 18 माइनस 3 वी नोट। ठीक है बेटा, और इसको 2 से प्लस 10 माइनस 2 वी नोट। ठीक है, अब ये 60 को राइट साइड में ले गया, ये हो गया बेटा 0, तो उड़ा देते हैं इसको, यहाँ से गायब कर देते हैं, सीधा 0 के बराबर लिख देते हैं कि ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो वी नोट वाले टर्म्स को राइट में ले जा रहा हूं, तो 60 प्लस 18 प्लस 10 88 हो गया। यस 88 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 11 वी नोट। तो वी नोट क्या आ रहा है बेटा? 8 वोल्ट्स। तो वी नोट आ गया 8 वोल्ट्स। ठीक है जी। V1 कितना था? 10 अब देखो जूम करते हैं, V1 था आपका 10 वोल्ट्स और V नोट आ गया 8 वोल्ट्स। अब मुझे बताओ करंट का डायरेक्शन कहां से कहां रहेगा जी? V1 टू V1 से लेकर V नोट। हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करंट मूव करता है, तो कौन सा डायरेक्शन आएगा? हाइयर आपका 10 था तो 10 से निकलेगा और लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो ये डायरेक्शन किसका है? I1 करंट का, राइट? और वैल्यू निकालने लगेंगे तो क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या था I1 बेटा? 0.2 V1 माइनस वी नोट बाय R1। तो वैल्यू रखो जी, V1 आपका 10 है, V नोट 8 आ गया और R1 10 था, कितना हुआ? 0.2 एम्पियर्स। 0.2 एम्पियर्स आपका आ गया वैल्यू किसका? I1 का। I1 आ गया 0.2। ठीक है बेटा, अब देखो आपको बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है यहाँ पे। अब मुझे I2 और I3 की वैल्यू और डायरेक्शन और बता दो। I2 और I3 डायरेक्शन तो आपको पता चल जाएगा यार। V2 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? देखो 6 वोल्ट और V3 की 5 वोल्ट। मुझे आप बेटा ये बताओ, मुझे आप ये बताओ कि करंट किधर मूव करेगा?
V0 to V1 V और नोट से V0 to V2 V3 और V नोट से ही V3, क्योंकि हायर पोटेंशियल V3 जब हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे लोअर R2 के अक्रॉस तो लोअर पोटेंशियल आपका V2 हो गया, राइट। तो V2 लोअर हो गया, तो ये मतलब जंक्शन को छोड़कर करंट बाहर की तरफ जाएगा बेटा, है ना। यस और सर इधर, और जब हम R3 के अक्रॉस देखेंगे तो V नोट आपका 8 वोल्ट है और V3 5 है, तो यहाँ भी बेटा जंक्शन को छोड़कर 0.3 बाहर की तरफ जाएगा, है ना। यस सर अब फॉर्मूला I2 और I3 के लिए रखे हुए हैं, आप वैल्यूज निकाल के मुझे बताओ I2 क्या आ रहा है और I3 क्या आ रहा है, क्या नेगेटिव आ रहा है क्या पॉजिटिव आ रहा है आपको? -0.1 आ रहा है। सर नेगेटिव आ रहा है I2 क्या आ रहा है? -0.3 -0.1 एम्पियर। यस सर और I3 क्या आ रहा है बेटा? -0.1 एम्पियर। अब देखो, अब याद करो क्रिकॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, करंट का सम एट अ गिवन जंक्शन इज 0 तो इस जंक्शन पे देखो बेटा, सेंटर वाले जंक्शन पे 3 करंट है, I1 I2 I3, तीनों को ऐड करके देखना एक बार। I1 की वैल्यू आई थी मेरी 0.2 एम्पियर्स, I2 आया -0.1 और I3 -0.1। क्या तीनों को जोड़ रहा हूं तो 0 मिल रहा है? यस मिल रहा है ना। और देखो 0.2 एम्पियर किधर आ रहा था, जंक्शन की तरफ आ रहा था। यस ये 0.2 एम्पियर दो बराबर धाराओं में बट गया और जंक्शन को छोड़कर चला गया, बराबर में बटा इसलिए 0.1 मैग्नीट्यूड का, और जंक्शन को छोड़कर जा रहा है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ। समझ गए? तो ये हमें समझ आता है किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर अ जंक्शन, ठीक है, कि एट ए गिवन जंक्शन करंट एंटरिंग एंड लीविंग उनका सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा आपको। और ये आया कैसे बेटा, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका एक्युमुलेट नहीं हो रहा है जंक्शन पे, तो आपका जो आएगा चार्ज अंदर जंक्शन में वही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने सबने कर लिया, क्वेश्चन ने तो 0.2 पूछा था लेकिन हमने और सब भी निकाल लिए, ठीक है। ओके जी, अब देखते हैं क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये थोड़ा ध्यान से सुनना है, वो वाला तो इजी था समझना, ये थोड़ा दिमाग को दिक्कत देगा आपको, लेकिन बहुत दिक्कत भी ज्यादा भी नहीं देगा, ठीक है। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो इसको ना बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताता हूं बिना कुछ आगे बढ़े, पहले ध्यान से सुनो, सब कुछ ठहर जाओ, मेरी बात सुनो केवल। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है बेटा कि जितना पोटेंशियल, जितना वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करेगी वो सारा का सारा जो सर्किट में रेजिस्टर्स लगे होंगे उनके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, है ना। यानी कि जितना पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करेगी उतना ही वही पोटेंशियल सारे के सारे रजिस्टर मिलके खा जाएंगे उस सारे पोटेंशियल को, ठीक है। इसीलिए बैटरी का एक पोल होता है V वोल्टेज पे और दूसरा कितने पे होता है, 0 पे। यानी V पोटेंशियल चलेगा और अलग अलग रजिस्टर्स के थ्रू जाएगा, तो सब अपने हिस्से का खाते चले जाएंगे और लास्ट में क्या बच जाएगा, 0। यही है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ का थोड़ा इजियर अंडरस्टैंडिंग, कि बैटरी ने जितना वोल्टेज दिया सब रजिस्टर्स ने मिलके उतना वोल्टेज खा लिया। समझ गए? यस कहां पर, एक क्लोज्ड सर्किट में या एक क्लोज्ड लूप में, ठीक है। एक क्लोज्ड सर्किट होगा, जैसे मान लो अगर मैं सिंपल सा ड्रॉ भी करके आपको बताऊं बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का और इधर नेगेटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बैटरी है बेटा 5 वोल्ट्स की, ठीक। सर्किट में आपके कुछ रजिस्टर्स लगे, एक ये लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, ठीक है। ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इसके पॉजिटिव प्लेट पर है बेटा 5 और नेगेटिव पर है 0। तो 5 पोटेंशियल था और ये क्या हुआ, रजिस्टर थे, तो मान लो इसने 1 वोल्ट खा लिया, दूसरे ने 2 वोल्ट खा लिया, तीसरे ने 2 वोल्ट खा लिया, ठीक है। और 5 चला था, 5 में से 1 खाया पहले वाले रजिस्टर ने, 2 बच गया उसमें से 2 सेकंड वाले ने, फिर जो बच गया उसमें से 2 थर्ड वाले ने, तो टोटल कितना खा गए, 5 खा गए। और हमारे पास था कितना, हमारे पास था भी 5। तो अब ये क्या एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, क्लोज सर्किट बन रहा है ना। तो क्रिकॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है बेटा, इन ए क्लोज्ड लूप पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी एंड द रजिस्टर इज सेम। मतलब कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन आसान बात क्या है
कि जो पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करेगी एक क्लोज्ड सर्किट में सारे रजिस्टर मिल मिला के उतना पोटेंशियल खा जाएंगे। ठीक है, एक इसने खाया, दो इसने खाया, दो इसने खाया, 5 चला था, 5 ही खा गए तो 0 पे पहुंच गए। तो यही है क्या, क्रिकॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अब वोल्टेज को देखने का तरीका हमें सीखना है कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ो, क्या कुछ समझ आ रहा है? Algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cell in the loop is 0। कि जिस क्लोज्ड लूप या क्लोज सर्किट के अंदर जहां पर रजिस्टर्स और सेल्स पाए जाएंगे तो उन सबका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल चेंजेस, वो क्या होगा, 0 होगा। एक पॉइंट से चलो दोबारा उसी पॉइंट पे आओ तो मिल मिला के आप उसी वैल्यू पे पहुंचोगे। तो नेट पोटेंशियल चेंज आपका जब आप एक पूरा लूप कंप्लीट करके उसी पॉइंट पे वापस आते हो तो नेट पोटेंशियल चेंज क्या हो जाएगा, 0 पोटेंशियल चेंज होगा। उसी पॉइंट पे आप उसी पोटेंशियल पे होगे किसी भी क्लोज सर्किट में। ठीक है, बाकी मिल मिला के बात ये थी कि बैटरी ने कितना, देखो इस सर्किट में देखो, मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट बी से, बेटा अपनी जर्नी को पॉइंट बी से स्टार्ट करता हूं। पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना है बेटा, प्लस V प्लस V के बराबर। भाई बैटरी ने जितना पोटेंशियल दिया वो पॉइंट बी पर है, राइट, पॉइंट बी पर। फिर मैं लेफ्ट साइड में, अब करंट कहां से कहां मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैं करंट की डायरेक्शन मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, रेजिस्टेंस R1 मिला। R1 R1 R2 R3 रजिस्टर्स की वजह से इस सर्किट में करंट है मान लो I। ठीक है, और I करंट है, मूव कर रहा है R1 रजिस्टर से, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करा देगा बेटा ये, I इंटू R, V इज इक्वल टू IR। तो कितना V में से कितना खा जाएगा ये रजिस्टर R1, IR1 के बराबर पोटेंशियल खा जाएगा रजिस्टर नंबर 1। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया इसको। फिर रजिस्टर नंबर 2 की बात करें तो कितना खा जाएगा, करंट इंटू R2 के बराबर। फिर रजिस्टर 3 की बात करें तो ये कितना खा जाएगा, करंट इंटू R3। तो ये खा खू के कहाँ पहुंचेगा, वापस पहुंचेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे। तो वहां पे पोटेंशियल कितना है, 0 है ना। तो ये क्या बोला, यही हमारा क्रिकॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, और दूसरे टर्म्स में बोलो कि भाई बैटरी ने इतना पोटेंशियल दिया तो सभी रजिस्टर्स ने मिलके उतना खा लिया, हो गया काम खत्म। अब देखो मुझे ये बताओ कि जो क्रिकॉफ्स करंट लॉ था वो क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से मुझे क्रिकॉफ्स करंट लॉ मिला। क्रिकॉफ्स वोल्टेज लॉ किस लिए मिला बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि पोटेंशियल क्या दिखाता है, इट इज अ सिनोनिमस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी बैटरी ने दी उतना ही पोटेंशियल इनने इंक्रीज किया अपना, और फिर रेजिस्टेंस हीटिंग के फॉर्म में खत्म कर दिया उस एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें नजर आ रहा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, पहले तुम थोड़ा परेशान हो जाओगे उसको देख के, फिर उसको भी उतने ही प्यार से सॉल्व करेंगे जितने से पिछला किया था। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना आप लोग। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ठीक है, ये इसके हर एक वायर में आपको करंट निकालना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये है कि डायग्राम ड्रॉ करो बड़ा बड़ा, ठीक है, छोटा नहीं करना, बड़ा बड़ा ड्रॉ करो, और आधे पेज पे आ जाए इतना बड़ा ड्रॉ कर लो। ठीक है, बहुत बड़ा पेज है तो थोड़ा कोने में ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा पेज है तो आधे पेज पे आ जाए इतना बड़ा इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो एग्जैक्ट इसी तरीके से। ठीक है, फिर हम इसमें हर एक ब्रांच में जैसे A टू B में करंट निकालेंगे, B टू C में निकालेंगे, B टू D में निकालेंगे, B टू हर जगह में जहां भी इसके अंदर वायर है उसमें हर एक पॉइंट पे, हर एक लाइन पे आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो वो करंट निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करो, फिर सोचो कि क्या हम निकाल पाएंगे, क्या जो हमने अब तक सीखा है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फिर आपको टेक्निक बताऊंगा मैं, फिर आप उसको प्यार से सॉल्व कर पाओगे, जैसे हमने पिछला किया था करंट लॉ वाला क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ये भी आ जाएगा समझ। पहले ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करते ही मुझे थम्स अप देना। किसी बच्चे को अभी आता है ये क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट दिस? किसी को आता है तो एक बार हैंड रेज करना। किसी को आता है इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए? अरे कर दो, सच बोल दो।
सो इसमें जैसे ए बी सी ए हम क्लोज लूप लेंगे हाँ और फिर फॉर्मूला अप्लाई कुछ ऐसा कुछ अच्छा ऑपोजिट डायरेक्शन। छोड़ो छोड़ो सा, ये तो आप तो ऐसे ये तो होगा ही ना, वोल्टेज लॉ से करेंगे। ये बताओ किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आता है कि मैं कर दूंगा सर? बोलो बोलो। नहीं सर, दिमाग लगा रहे हैं। हाँ चलो, दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये अभी इस 10 मिनट बाद सब बच्चे कर दोगे इसको, ठीक है। सर ऐसा किया है क्वेश्चन, इट्स अ ऐसा क्वेश्चन किया है सर। किया है ना, तो कैसे करोगे बताओ? भूल गए। देखो अब आप इसको क्वेश्चन को पहली बार देखोगे तो थोड़ा धुआं धुआं हो जाओगे, अरे यार कैसे करूं, सब लाइनें इधर से उधर जुड़ी हुई हैं, क्या ही बताऊंगा मैं करंट इसमें, ठीक है। तो फिर हम सहारा लेंगे क्रिकॉफ्स वोल्टेज लॉ का बेटा, और शुरू करेंगे किसी एक बैटरी से, ठीक है। तो इसमें दो बैटरी दिख रही हैं, राइट। तो हम हायर वोल्टेज वाली को ले लें पहले। यस सर। हायर को लेने का फायदा क्या है कि हायर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना, जो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज की बैटरी होगी सर्किट में, उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगी दूसरी बैटरीज मिलके, है ना। ये है बेनिफिट। तो सबसे पहले तरीका ये है कि सबसे हाईएस्ट वोल्टेज की बैटरी ढूंढो और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को मूव करना स्टार्ट करो। तो आपका पहले इनिशियल डायरेक्शन ऑफ करंट आपका अजम्पशन हो गया सही, तो नेगेटिव साइन आएंगे नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब आपका अज्यूम्ड डायरेक्शन और वो सेम डायरेक्शन रहेगा। तो सबसे पहले बताओ हाईएस्ट पोटेंशियल की बैटरी कौन सी है बेटा सर्किट में? 10 वोल्ट के पॉजिटिव को पकड़ूंगा तो क्या उससे करंट हमेशा बाहर की तरफ जाएगा? यस सर। सुन ले बेटा, ये 10 वोल्ट की बैटरी पकड़ी मैंने और मैंने बोल दिया भाई इसमें से करंट जा रहा है इधर, पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है। और इसको बोल दिया करंट क्या? I1, ठीक है। अब ये I1 करंट किस पे गया? पॉइंट ए पर गया। पॉइंट ए पर दो वायर और लगे थे, यस सर। तो क्या होगा? ये करंट विभाजित हो जाएगा दो टुकड़ों में, दो टुकड़ों यस में, सर। है ना। तो मान लो मैंने बोल दिया कि सर जो ऊपर वाले लाइन में गया वो करंट आपका है I2, ठीक है। I1 का एक हिस्सा जो ऊपर वाले रास्ते से चला गया वो क्या है? I2 है। तो बचा हुआ कहां से जाएगा? I1 माइनस नीचे वाले से जाएगा, है ना। तो नीचे वाले बचेगा कितना भाई? I1 था और उनमें से I2 घट जाएगा क्योंकि I2 ऊपर चला गया। तो A से D में कितना करंट है? I1 माइनस I2, ठीक है। चलो अब यहाँ हो गया सॉल्यूशन। अब दूसरी बैटरी को पकड़ते हैं। दूसरी बैटरी कहाँ पे है? 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार 5 वोल्ट से पॉजिटिव से इधर करंट निकल रहा है। अब इसका डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता है, नेगेटिव भी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाईएस्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा सही डायरेक्शन देगा वो, ठीक है। चलो अब ये मैंने बोल दिया। अब इधर आए बेटा, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और इसको बोल दिया I1 I2 में यूज कर चुका, इसको I3 बोल देते हैं, लेट इट बी I3, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ पॉइंट बी पर दो इन करंट्स है, करंट इन करंट्स कितने हैं? दो हैं, एक तो I3 और एक I1 I2 बेटा, I2। ए से बी में जो करंट है वो I2 है ना, तो वो Yes, ए से चलकर बी पर आएगा ये करंट, तो इसकी वैल्यू क्या है? I2। और ई से चलकर बी पे जो करंट आ रहा है वो I3 है। ये दोनों मिलके करंट, तो इन करंट्स हो गए दो, और आउट जो करंट जाएगा बी से सी में उसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? I2 plus I3। तो इसमें नीचे जो आएगा वो दोनों करंट जुड़ जाएंगे बेटा, I2 प्लस I3 I3, ठीक है। अच्छा हम इनको जोड़ क्यों रहे हैं करंट को? क्या करंट का मतलब ही होता है चार्ज का फ्लो, है ना। करंट का मतलब यही तो होता है कि चार्ज का फ्लो। तो बेटा चार्ज जब आ गया दोनों साइड से तो वो मिल मिला के तीसरे रास्ते से बाहर जाएगा ही जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने करंट को I2 प्लस I3 लिख दिया, राइट। अब बेटा मैं पॉइंट सी पर आता हूं, और सी पर मैंने देखा कि सी पे लेफ्ट साइड में कितना करंट जा रहा है? I1 minus I2 plus I। अरे रुक जाओ बच्चों, ये वाला करंट कितना जा रहा है? I1 ही जा रहा है ना, क्योंकि यही करंट उस लाइन में गया, 1 ओम के रजिस्टर से गया, फिर बैटरी से गया। तो इस लाइन में तो एक ही रास्ता है ना,
चार्ज के फ्लो के लिए, तो I1 ही करंट इधर एंटर करेगा। ऊपर से आया था I2 प्लस I3, लेफ्ट साइड में I1 चला गया, तो C से D वाले में कितना जाएगा? I1 minus I2 plus I1 I3 minus I2 minus I1 plus I. क्या I2 प्लस I3 माइनस I1 कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. भाई ऊपर से आया था कितना? I2 प्लस I3, और उसमें से घटाना कितना है? I1 लेफ्ट साइड में चला गया, I1 तो I2 प्लस I3 माइनस I1 करंट कहाँ पे है? C से D में है। C से D हाँ, और D टू E में कितना करंट आएगा बेटा? D टू E में I3 I3 है ना? I3 भाई बैटरी में इधर से I3 जाएगा उधर से वही जाएगा, एक ही वायर है, राइट? तो अब आपको समझ आया क्या? मैंने करंट मार्क कर दिया हर एक लाइन में। अब मुझे I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है खाली। अगर मैं निकाल पाया तो फिर मेरे को हर एक लाइन में करंट पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? क्रिकॉफ्स वोल्टेज लॉ की, ठीक है। और क्रिकॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? क्लोज लूप के अंदर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी के बराबर होता है, समझे? Yes, तो sir. बेटा सबसे पहला लूप हम लेंगे, लूप A B C A लूप जो है, A से स्टार्ट करो। A पे पोटेंशियल कितना है? 4 I2 कितने वोल्टेज का पोटेंशियल है A पर? 10 volt 10 वोल्ट्स है। बैटरी ने 10 वोल्ट दिया, ठीक है। फिर A से B की तरफ गया, B की तरफ गया तो कौन सा रजिस्टर आया बेटा? 4 और उस 4 ओम के रजिस्टर के थ्रू करंट कितना है? I2 क्या वो IR के बराबर वोल्टेज को खा जाएगा? 10 में से Yes, sir. 10 में से कितनी खा जाएगा? सर 4 I2 के आवाज बराबर। कट रही 4 I2 किस बच्चे की ना, अब मेरी आवाज नहीं, किसी बच्चे की एको आ रहा है ना? अभी देखेंगे किसका आएगा, फिर उनको बोल देंगे। 4 का एम्पियर था, सॉरी 4 ओम्स था और I2 करंट था, तो IR किया तो IR के बराबर करंट खा गया वो। तो 10 में से 4 I2 किसने ले लिया? 4 ओम के रजिस्टर ने, ठीक है। हाँ मोनिका आपकी से आ रही है बेटा एको ना, तो अभी देखो। हाँ तो 10 माइनस 4 I2। अब इसके बाद मैं पॉइंट कहाँ पे जाऊंगा? B से C पर जाऊंगा। तो B से C पे गया तो कौन सा रेजिस्टेंस है बताओ? 2 इसका 2 है सर 2 I2। तो कितना है? कितना खाएगा? -2 इंटू करंट कितना? -2 into current I2 प्लस I3 करंट है ना, लेकिन तो yes, करंट तो I2 प्लस I3 है और रेजिस्टेंस 2 था, तो इसने इतना खा लिया। अब C से A पर वापस जा रहा हूं, तो C से A पे जाऊंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास? 1 ओम का I1 माइनस 1 इंटू I1, तो माइनस I1 हो गया, ठीक है। अब क्या बच जाएगा ये सब खाने के बाद? 0 मैं नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गया हूँ, यहाँ आ गया इधर, तो इधर तो 0 ही था, है ना? तो ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल गई बेटा, मुझे ये मिल गई इक्वेशन नंबर 1, जिसमें आया कि 10 माइनस 4 I2 माइनस 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, कि 10 माइनस 4 I2 माइनस 2 I2 तो कितना आएगा? माइनस 6 I2 हो जाएगा ये, और ये माइनस 2 I3 हो गया बेटा, माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि I1 प्लस 2 I3 प्लस 6 I2 इज इक्वल टू 10, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई 1। इसके बाद अब एक लूप तो मैंने ले लिया, अब मैं दूसरा लूप भी चूज कर सकता हूँ, है ना? कितने भी चूज कर लूँ भाई, लूप तो लूप होता है ना? तो जितना बैटरी ने पोटेंशियल दिया, अब मैं लूप चूज करता हूँ बेटा, ADCA, लूप नंबर ADCA। अब देखो आप, अब इसमें फिर से वही काम करेंगे। मुझे बताओ पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना है? 10 volt 10 वोल्ट। उसके बाद 10 से मैं D की तरफ गया, तो D की तरफ गया तो कौन आया सबसे पहले? 4 ओम का रेजिस्टेंस, और उस 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना है? I2 तो क्या मैं लिख दूं -4 इंटू I1 माइनस I2? yes क्योंकि इस 4 ओम के रेजिस्टेंस ने IR के बराबर, जो इसका करंट था I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस के बराबर पोटेंशियल खा लिया, ठीक है। अब D से मैं कहां गया? D से C पर गया। तो D से C पर जा रहे हैं तो बेटा देखो,
क्या आएगा? -2 minus I2 plus I3 minus I1. -2 इंटू माइनस ऑफ I2 I2 प्लस I3 माइनस I1। कोई बच्चा मुझे बताएगा मैंने माइनस क्यों किया बेटा यहाँ पे करंट माइनस की ऑफ? डायरेक्शन क्योंकि करंट की डायरेक्शन Opposite मैंने जो मार्क कर रखा है I2 प्लस I3 माइनस I1 वो नीचे की तरफ पॉइंटिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर करंट जा रहा है मेरा, तो मैंने इसलिए माइनस कर दिया कि जो भी डायरेक्शन आएगा वो करेक्ट हो जाएगा साइन के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? क्या उसके बाद I1 और 1 ओम रेजिस्टेंस दिख रहे हैं Yes. आपको C से A में? yes sir तो क्या करूं? माइनस I1 I1, फिर ये करने के बाद आ जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 10 माइनस 4I1 प्लस 4I2 माइनस, इसको सॉल्व करो तो एक सेकंड इक्वेशन आएगी। ठीक है, फिर थर्ड वाला लूप कौन सा लेंगे? लूप नंबर, अब 5 वोल्ट की बैटरी से ले लेते हैं। ई बी सी डी ई, EBCDE, ये लूप ले लेते हैं, है ना? E से B, B से C, C से D, D से E। ठीक है, अब इस लूप में फिर से हम लोग वही चीजें लगाते हैं। क्या लगाएंगे बेटा? सबसे पहले पॉइंट E से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉजिटिव टर्मिनल? 5 वोल्ट। 5 के बाद सबसे पहले क्या आएगा बेटा? I3 I3 नहीं, I3 तो ठीक है। फिर सबसे पहले रेजिस्टेंस कौन सा आएगा लूप में? 2 ओम्स का आएगा। और 2 ओम्स के थ्रू करंट कितना है बेटा? I2 plus 2 I3 I2 प्लस I3। ठीक है, उसके बाद C से D में क्या कितना है? 2 2 ओम्स। तो -2 इंटू I2 I2 प्लस I3 माइनस I। ठीक है, इसके बाद कोई है मेरे पास? कोई नहीं है। सीधा 0। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन यहां से बनेगी। तो ठीक है, अब फटाफट बच्चों, इक्वेशन 1 तो मैंने मार्क कर दी, इसको ADCA वाले को सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बनाओ, और ब्लू वाले को सॉल्व करके तीसरी इक्वेशन बनाओ। फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 I3 मिल जाएगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन्स, I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालो फटाफट। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करते रहो साथ साथ। अब क्या करना पड़ेगा? 3 इक्वेशन आ जाएंगी, तो I1 I2 I3। एक इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकाल लो, दूसरी से I2 की निकाल लो, और थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, है ना? तो फिर या तो I3 निकल आएगा थर्ड इक्वेशन से, फिर I2 निकाल लो, ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फिर I1 निकाल लो।
माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Visible है sir. विजिबल है बेटा। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई है। पहली है I1 प्लस 2I3 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। और थर्ड इक्वेशन है आपकी, थर्ड इक्वेशन क्या है कि -2I1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये इसको सॉल्व करते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ, फिर बताते हैं व्हाट इज द आंसर। I1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, सेकंड में डाल दो, फिर I2 और I3 के टर्म में दो इक्वेशन आ जाएंगे, उनको सॉल्व करो। ठीक है, फिर बाकी I1 और I2 I3 की वैल्यू आ जाए तो उनको फर्स्ट इक्वेशन में डाल के I1 की वैल्यू निकालो। ठीक है, करो। सर I1 2.5 आया था। I1 2.5 आ रहा है बेटा। I1 इज 2.5। Sir, I2 20 आ रहा है. I2 नहीं 20 नहीं आएगा बेटा, फ्रैक्शंस आएंगे। Okay sir. करो बेटा, सब लोग खाली मत बैठो, सॉल्यूशन के लिए फाइनल आंसर के लिए खाली मत बैठो, करते रहो, आपको भी आंसर निकालना है एग्जाम में ना। अगर हमें टाइम लग रहा है तो आपको भी लगेगा, सबको लगेगा। तो अभी से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ताकि आप लोग एग्जाम में कर पाओ, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सर एक बार इक्वेशन टैली करवाना सर प्लीज। कौन सा? सर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एक बार टैली करवाना। जो यहाँ लिखी है यही वाली की है, मैंने जो सॉल्व कर ली वो? नहीं सर, जो सिंपल करके आई तो मैंने मैच कर ली है। हाँ तो कर लो ना। फर्स्ट तो आपकी होगी I1 प्लस 2I3 प्लस 6I, ये लो कर लो मैच इसको। I1 प्लस 2I3 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 देखो, 10 माइनस 7I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन है -2I1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5, सॉरी नॉट 0 नहीं 5। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरा। ओके, एक इक्वेशन ये आ गई 4, और का क्या करें, ये निकालें 2 में पुट कर दी। सर सेकंड इक्वेशन में इज इक्वल टू 10 आएगा क्या?
सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू 10 मैंने इधर ही रखा हुआ है ना, 10 - 7i1। और हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं ना? कर लो, फर्स्ट कैसे में भी कर लो, किया था ना फिर। कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो। इक्वेशन तो वही रहेगी ना, और ये फॉर्मुलेट करके हम खुश हो जाते हैं कि चलो हो गया कुछ तो। सब बच्चे करो यार इसको, ऐसे ऐसे मत छोड़ो। जिस बच्चे का I1 आ गया वो I2 I3 नहीं निकाले अब तक बेटा? या निकल गया? हाँ जी। I2 equal to 5/3, sir. हाँ, I2 5/3 answer. 5/3 I2। देखते हैं अभी नीचे आंसर लिखे तो हैं। 5/8 आ रहे हैं। I1 इज 2.5, I2 5/8, I3 15/8। ठीक है, ये आंसर्स आएंगे, सॉल्व करो। सॉल्व करो, लेकिन ऐसे आएंगे नहीं एग्जाम में, अगर आगे ऐसे इतना लेंदी नहीं आता एग्जाम में, बट फिर भी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ कैसे सॉल्व हुआ है प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेकिन आपको पता ही नहीं होगा व्हाट इज द प्रोसेस, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। I2 32I2 is equal to, उई, ये क्या मैंने अच्छा -50। तो ये मेरा आएगा वैल्यू 16I2 इज इक्वल टू 10। तो I2 इज इक्वल टू 5/8। 5/8 ही था ना I2? यस। यस सर। I1 अपना आ चुका है 5/2 और I2 आ गया 5/8। और अब I3 निकालेंगे। I3 इक्वेशन नंबर 1 में दोनों वैल्यूज डाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? I1 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2 इंटू I3 हमें निकालना है, प्लस 6 इंटू I2। 6 इंटू I2 मीन्स 5/8 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 2I3 इज इक्वल टू 10 - 30/8 माइनस 5/2। एलसीएम में 8 लेंगे तो 80 - 30 - 20, तो ये आएगा अपना 50। 30/8 यस इज इक्वल टू 2I2 2I3 राइट। तो I3 इज इक्वल टू 15/8। सही है क्या? यस। तो बेटा ये 3 आंसर आएंगे। देखो कितना टाइम लग गया है ना, तो टाइम लगेगा वैल्यूज को करेक्टली सॉल्व करने में, 3-4 मिनट लग जाएंगे। लेकिन साथ साथ कितने बच्चों ने किया? हैंड रेज करना एक बार। कितने बच्चे ट्राई कर रहे थे साथ साथ में? हाँ ठीक है, तो 8-9 बच्चे कर रहे थे, बाकी लोग खाली बैठे हुए थे। तो अब हम आप लोगों को जो खाली बैठे थे उनको फाइनल आंसर्स बता देते हैं। हमारा I1 आया है 5/2 एम्पियर, I2 आया है 5/8 एम्पियर्स, और I3 आया है 15/8 एम्पियर्स। ठीक है बेटा, तो अब मुझे I1 I2 I3 की वैल्यूज अगर पता चल गई तो ये बताओ, कैन आई फाइंड आउट करंट इन AD? करंट क्या रहेगा? I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 क्या होगा? इट इज इक्वल टू 5/2 माइनस I2 की वैल्यू कितनी आई थी अभी? 5/8। 5/8 तो क्या वैल्यू आ रही है बेटा? ये आई अपनी हाँ ये 15/8। ठीक है, 15/8। तो राइट डायरेक्शन भी सही है, पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने अज्यूम कर रखी है वही डायरेक्शन इसकी करंट की है, राइट।
तो अगर किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते टाइम नेगेटिव वैल्यू आ जाए, दैट मीन्स जो डायरेक्शन हम अज्यूम करके चल रहे थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से हम I1 प्लस I2 I3 जितना भी होगा वो अर्थमेटिकली निकाल पाएंगे। तो कैन वी फाइंड आउट नाउ कि करंट इन एवरी ब्रांच ऑफ दिस सर्किट यूजिंग क्रिकॉफ्स वोल्टेज लॉ? Yes. क्या निकाल पाए? सर हाँ जी, हाँ अर्शदा। सर I2 की वैल्यू 5/8 कैसी आ रही है? मेरी गलत आ रही है। तो बेटा आपकी करेक्शन सही कर लेना, गलत आ रही है तो 5/8 ही आ रही है। सोल्व करना दोबारा तसल्ली से बैठ के। सर I3 सर एक बार पास करके बता दो। रुको, क्या बोल रहे थे? I3 क्या बोल रहे थे? अभी एक बच्चा बोल रहा था I3 क्या? I3 की वैल्यू क्या आई थी? 15/8। हाँ आई फिर आई। देखो अर्शदा, यहाँ पे लिखे हुए बेटा सॉल्यूशन, जो इक्वेशंस हैं इनको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब उस प्रोसेस को सॉल्व करके दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बैठ के करोगे आपका आ जाएगा, नहीं आता तो रीच में। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना। जो एक क्वेश्चन कराया था ना आपको, चार्जिंग ऑफ द बैटरी चार्ज हो रही थी, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिएगा, चार्जर को मिनिमम वोल्टेज कितना देना पड़ेगा बेटा? EMF प्लस रेजिस्टिविटी। जितना EMF होगा वो तो बैटरी को चाहिए चार्ज होने के लिए मिनिमम। भाई 12 वोल्ट का अगर EMF है बैटरी का, तो इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 12 वोल्ट। अगर उसमें 2 वोल्टेज का इंटरनल ड्रॉप है तो कितना वोल्टेज देना पड़ेगा आपको? 14 वोल्ट। ड्यूरिंग चार्जिंग आपको 14 वोल्ट देना पड़ेगा, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कितना वोल्ट मिलेगा? 10 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 12 वोल्ट का EMF था और 2 वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अगर आपको चार्जर कनेक्ट करना है तो 12 वोल्ट की बैटरी है जिसमें 2 वोल्ट का ड्रॉप है, तो कितने वोल्ट का चार्जर मिनिमम टू मिनिमम चाहिएगा? 14 वोल्ट। ठीक है, अगर 14 वोल्ट का चार्जर लगाओगे तो कितना टाइम लेगी बैटरी चार्ज होने में? बोलो। सुनो, इसको थोड़ा और प्यार से समझते हैं। सुनो, ये एक डब्बा है, ठीक है, इधर से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। अब मुझे बताओ कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू इसके फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए, टू कैंसिल आउट दिस 15 न्यूटन, कितना फोर्स चाहिए? मिनिमम 50 चाहिए। अगर बेटा 50 ही लग रहा है और 50 से ही कैंसिल आउट कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि इसको मुझे इधर मूव करना है, कितनी देर में पहुंचेगा ये उधर? नहीं क्या ये बोल सकता हूँ इनफाइनाइट टाइम में पहुंचेगा? अब देखो, अब जो राइट साइड में फोर्स था इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 50.0000001 न्यूटन। तो अब आपको पता चल गया, सर आप बोल रहे हो कि राइट साइड वाला फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, तो पहुंच तो जाएगा ये पॉइंट बी पे, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इतना सा फोर्स जो है कितनी सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? छोटी सी एक्सेलरेशन, और छोटी सी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंजेस क्या ही होंगे? जीरो से वेलोसिटी कितनी देर में, न जाने कितनी देर में बढ़ेगी और न जाने कितनी देर में पहुंचेगा। तो अगर मुझे फास्टली इस ऑब्जेक्ट को वहां पे ले जाना है लेफ्ट साइड में, तो क्या राइट साइड वाला फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा 50 से? अगर मैं इसको 60 न्यूटन लगाऊंगा तो कितना फोर्स है जो अनबैलेंस्ड फोर्स है जो इसको मूव करने में काम आएगा? 10 न्यूटन का। अगर इसी को मैं 80 कर दूं तो और जल्दी पहुंच जाएगा ये? इसी को 100 कर दूं तो और जल्दी पहुंच जाएगा? यस। तो अब मुझे बताओ कि जब बैटरी चार्ज हो रही है और 14 वोल्ट की बैटरी को मैं 14 वोल्ट के चार्जर से, देखो बैटरी का वोल्टेज था 12 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्टेज का उसमें इंटरनल ड्रॉप था, ठीक है बेटा, तो EMF था इसका 12 वोल्ट्स, और इंटरनल ड्रॉप जिसको हम बोलते हैं I इंटू स्मॉल r, ये कितना है? 2 वोल्ट्स का। तो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द चार्जर टू चार्ज दिस बैटरी इज 14 वोल्ट्स। तो अगर अब सोचो कि 14 ही रिक्वायर्ड है और मैं 14 ही वोल्ट का चार्जर लगा रहा हूँ, कितनी देर में चार्ज होगी बेटा ये? इनफाइनाइट टाइम में चार्ज होगी। और मैं बोल दूं कि 14
001 वोल्ट का चार्जर है, तो अब बोलोगे हाँ सर अब थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर इनफाइनाइट तो नहीं लगेगा, है ना? ठीक है। अब एक चीज और सुनो, अब अगर मैं बोल दूं कि 14 नहीं है बेटा, ये है आपका 20 वोल्ट्स, तो सर जल्दी चार्जर तो अब मुझे बताओ कि 20 वोल्ट्स का अगर चार्जर इस 14 वोल्ट की रिक्वायरमेंट पे लगा हुआ है, तो कितनी वोल्टेज एक्स्ट्रा है जो काम कर रही है चार्ज करने में? 6 वोल्ट ठीक वैसे ही जैसे 100 न्यूटन का फोर्स और 50 न्यूटन के फोर्स में जो गैप था वही काम कर रहा था ऑब्जेक्ट को मूव करने में, ठीक उसी तरीके से जो वोल्टेज डिफरेंस है वही क्या काम कर रहा है चार्ज करने में। तो 6 वोल्ट की जो वोल्टेज है वही क्या काम कर रही है, चार्ज करने में काम आ रही है। यस सर। Yes, sir. अगर मान लो सर। बस एक सवाल का और जवाब दे दो फिर हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे जाते हैं। ये बैटरी थी बेटा, ये चार्जर, अब मैं 20 नहीं, मैं पहले वाली कंडीशन बोलता हूँ कि बेटा चार्जर है 14 वोल्ट्स का, और रिक्वायर कितने थे, रिक्वायर्ड भी 14 थे। क्या ये 14 वोल्ट का चार्जर इस सर्किट में करंट फ्लो करा पाएगा? नहीं करा पाएगा भाई, जब इनफाइनाइट टाइम, ठीक उसी तरीके से यार जैसे ये 50 न्यूटन इधर से लगा है, 50 इधर से लगा है, क्या ये मूव करा पाएंगे ऑब्जेक्ट को? भाई इसको या तो बोल लो कि सर ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, या ये बोल लो कि सर ऑब्जेक्ट मूव करेगा लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे जाके पहुंचेगा, है ना? ठीक उसी तरीके से बोल लो सर या तो इस सर्किट में चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, और कर रहा है, मान लो ये आप बोल रहे हो कि कर रहा है, तो इनफाइनाइट टाइम में जाके बैटरी चार्ज होगी। तो बोलो कि 14 वोल्ट का जो चार्जर था वो क्या इस सर्किट में करंट फ्लो करा पाया? नो सर। No, sir. नो सर। अच्छा, जब 50 न्यूटन और 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था उस ब्लॉक पे, तो कौन सा वाला फोर्स था जो इसको मूव कराने में काम आ रहा था? डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस, जो इनके बीच का Yes, डिफरेंस था वही क्या काम आ रहा था, है ना? 100 माइनस 50 जो था वही काम आ रहा था इसको ऑब्जेक्ट को मूव कराने में। तो ठीक है, यहाँ 20 वोल्ट के ऊपर 20 माइनस 14 रहेगा 6 वोल्ट, वही इस सर्किट में करंट फ्लो कराने के काम आएगा। Yes, sir. भाई अगर 20 वोल्ट का चार्जर लगाऊंगा तो 20 वोल्ट का चार्जर लगाने से जो 14 से ऊपर वोल्टेज रहेगी, ठीक जैसे कि 50 तो था ही, तो 50 से ऊपर जितना था इधर वही उसको ऑब्जेक्ट को मूव करा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 14 वोल्ट से ऊपर जितनी वोल्टेज रहेगी वही क्या काम करेगी, इस बैटरी को चार्ज करने का काम करेगी, या फिर इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराने का काम करेगी। समझे? यस सर। यस सर। अब समझ गए, अब क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट और आंसर दो दोनों क्वेश्चंस का। अब तुमने आंसर नहीं दिया ना तो तुम खलास। तो फर्स्ट का आ गया। आ गया फर्स्ट का आंसर? करो सब लोग करो। अब तुमने ये सब कुछ सीख लिया ना, अब देखो अब तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, इतनी बार पूरी बातें सुनी। A battery of EMF 2 voltage and internal resistance 0.5 ohm supplies a current of this. Find the potential difference. ये चार्जिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, इससे अगला क्वेश्चन आएगा चार्जिंग का, दोनों में ये डिस्कशन काम आएगा आपके। अब बताओ, एक बैटरी थी, EMF 2 वोल्ट्स का था, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स का है, करंट कितना है सर्किट में? सर 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर हो गया ना, 100 मिली एम्पियर्स, तो 100 मिली एम्पियर्स का मतलब है 0.1 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एज द करंट फ्लोज थ्रू इट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E minus V is equals to IR. हाँ, तो करो वो क्वेश्चन। V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बेटा, कि जो EMF है उसमें से इंटरनल पोटेंशियल लॉस माइनस कर दो, तो EMF कितना दे रखा है? 2 वोल्ट्स। 2.0. हाँ, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? सर 0.5 I into small r, I into small r, तो करंट इन द सर्किट इज 0.1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.5 ओम, है ना? तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो IR को, तो आपको पोटेंशियल निकालना है।
तो पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये क्या था, EMF माइनस इंटरनल लॉस। तो कितना आया, EMF इज 2.0 माइनस आई Yes, sir. आर इज 0.1 इंटू 0.5। ये आएगा 2.0 माइनस 0.05, यानी कि 1.95 वोल्ट्स। तो वोल्टेज जो है वो कितनी आई, वोल्टेज अक्रॉस AB VAB कितना आया, 1.95 वोल्ट्स। ठीक है। Yes, sir. अच्छा आप मुझे बताओ, ये थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द बैटरी इन 10 सेकेंड्स। भाई ये करंट सप्लाई कर रही है आउटर सर्किट को, तो क्या बैटरी भी हीट होती है जब करंट सप्लाई करती है? Yes, Yes, sir. sir. होगी, क्योंकि बैटरी का इंटरनल सर्किट भी बाहर वाले सर्किट का पार्ट बन जाता है ना बेटा, जो इंटरनल लॉस वाला सर्किट होता है। तो ये जो अंदर है, ये भी सर्किट का पार्ट बन जाता है। तो क्या करता है, हीटिंग होती है कि नहीं होती है? यस सर। यस हाँ, सर। होती है। तो हीटिंग का फॉर्मूला क्या था, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT है ना। पावर होता है I स्क्वायर R, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो थर्मल एनर्जी लॉस यानी कि हीटिंग इन द सर्किट, I स्क्वायर RT। थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द बैटरी इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो करंट आपका कितना है, I का स्क्वायर कर दो। 0.1 अच्छा ये हीटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस से होगी या बाहर वाले रेजिस्टेंस से होगी? तो बाहर वाले रेजिस्टेंस है, कुछ भी बोल जा रहे हो। बैटरी हीट कैसे होगी, बैटरी कैसे हीट होगी, बैटरी के रेजिस्टेंस से कि बाहर वाले रेजिस्टेंस से? बैटरी के बैटरी का। तो बैटरी का रेजिस्टेंस कौन सा होता है, इंटरनल की बाहर वाला? इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5। 0.5 तो I स्क्वायर R इंटू टी, कितने टाइम में हीटिंग निकालनी है, 10 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में थर्मल एनर्जी कितनी डेवलप होगी, तो निकालो I स्क्वायर RT। सर 5 × 10⁻⁻² जूल है। हाँ ठीक है, तो 0.05 जूल्स है ना, 5 × 10⁻⁻², या फिर बोल -3 आएगा शायद, 0.0 नहीं 5 -2 आएगा बेटा। ठीक है। तो पावर जो है वो होता है I स्क्वायर R। ठीक है। और एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो इसका मतलब होगा I स्क्वायर RT। ठीक है। हीट बोलते हैं, हीट जनरेटेड, I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहाँ पे R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, तो स्मॉल r रख लेंगे। तो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू I स्क्वायर जो कि 0.1 है, R क्या है 0.5, और टाइम कितना है 10 सेकंड में निकालना है। करो कितना हो गया, 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻1, 0.5 इंटू 10⁻⁻1, इसका मतलब होगा 0.05 जूल्स। ठीक है, 0.05 जूल्स इज द राइट आंसर। कर पाए क्वेश्चन ये? यस इससे पहले वाला आया था समझ? यस सर। चलो अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, हमने पैरेलल देख लिया, नहीं देखा, अभी हमने सीरीज देखना है पहले, फिर पैरेलल देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसा होगा बेटा, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था। ठीक है, तो अब देखो सीरीज में क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल, फिर उससे आगे उसका पॉजिटिव आ जाता है और इधर ये इसका नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा कनेक्टेड होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेट ईएमएफ निकालना चाहूंगा। व्हाट इज द नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन और नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इनका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा कि नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इंडिविजुअल सेल्स के ईएमएफ को ऐड कर दो, E1 + E2, 3-4 होंगे तो E1 + E2 + E3 + E4 ऐसे कर दो, और R इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 + R2 + R3 + R4 कर दो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स जो है वो R होता है, और जब सीरीज में आप सेल्स को कनेक्ट कर दोगे तो देखो रेजिस्टेंस भी आपका सीरीज में ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ काजल। सर फिर से बताना सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है वो रजिस्टर्स की तरह बिहेव करता है। जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 + R2 + R3 ऐसे। ठीक है, और जब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है तो क्या करो, इंडिविजुअल सेल्स के ईएमएफ को भी ऐड कर दो, जैसे E1 + E2 + E3 ऐसे ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो यही करना है। और कॉम्बिनेशन देखना है तो ये जरूर देखना कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। चलो अब
अब करो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बैटरी हैविंग, ये वाले क्वेश्चन में तुम्हें चार्जिंग का पूरा कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने अभी आपको बताया था कि कितना वोल्टेज है, कितना करंट फ्लो कराने के लिए यूज होगा, कितना मिनिमम रिक्वायर्ड है चार्जिंग के लिए। करो इसको, देखते हैं कौन बच्चा इसको सबसे पहले और सबसे सही करके बताता है। करो फटाफट। सर वो डीसी क्या दिया है? डीसी डायरेक्ट करंट सोर्स है, उसको छोड़ दो, आप वोल्टेज देखो बस। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट होता है, अभी पढ़ा देंगे आपको। जो सेल में स्टोर्ड होता है ना बेटा, सेल में, बैटरी में, वो होता है डायरेक्ट करंट। और ये जो है, जो हमारे पावर प्लग में आता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कर एनर्जी आती है, वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। आई 436 एम्पीयर आया। सर आंसर आ गया। क्या आया बताओ? सर मेरा 16 आया। 16 एम्पियर आ गया। यस सर। यस सर। किस किस का आया Yes, sir. 16 एम्पियर? हाँ, 16 एम्पियर राइट आंसर है इसका। 16 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो अब समझ आया कंसेप्ट क्या हो रहा है? बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो क्या हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। ए बैटरी हैविंग 6 सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ईच, ठीक है। हर एक सेल का ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। चार्ज्ड बाय 220 वोल्ट चार्जर, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज 10 ohms। फाइंड द चार्जिंग करंट, कि करंट कितना है, चार्जर कितने करंट से बैटरी को चार्ज कर रहा है, ठीक है बेटा। तो मुझे बताओ कि ये 6 के 6 जब कनेक्टेड हैं, when these 6 cells are connected in series, तो EMF कितना आएगा इन 6 के 6 का मिला के? नेट EMF 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। और इनका रेजिस्टेंस कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 वोल्ट। 3 ओम। 3 ohms। तो इसको सर्किट को ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं भाई, इन 6 को हटा के एक ही बैटरी 12 वोल्ट की और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स का, ठीक है।
अब बाहर का जो चार्जर कितनी वोल्टेज दे रहा है, 220 वोल्ट है ना, चार्जर कितनी वोल्टेज दे रहा है, 220। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करते हैं हमें निकालना है कि 220 वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम्स तो इंटरनल रेजिस्टेंस और 10 ओम बाहर वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 ओम्स तो इंटरनल और 10 ओम बाहर का। अब मुझे बताओ कि जो क्या बोलते हैं कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है इस बैटरी को चार्जिंग के लिए, ये बताओ पहले। हाउ मच सर वोल्टेज इज 220 माइनस 12 वोल्ट। 220 माइनस 12 वोल्ट रिक्वायर्ड नहीं है, जो बैटरी को मिल रहा है वो है 220 माइनस 12, जिसमें से कुछ इंटरनल लॉसेस में चला जाएगा और बाकी क्या होगा, चार्जिंग के लिए यूज हो जाएगा, है ना। चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो क्या करना है, ईएमएफ जो इफेक्टिव है, जो वोल्टेज है इफेक्टिव, वो कितनी है, 220 आपने दी और 12 बैटरी को चाहिए, 12 जो ईएमएफ के बराबर तो बैटरी को चाहिए मिनिमम। ठीक है, और 220 आपने सप्लाई की, तो 220 से कितनी ज्यादा आपने सप्लाई करी बेटा, 200 220 माइनस 12, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था सर्किट में, 13 ओम्स का। तो इससे मुझे करंट कितना मिलेगा कि भाई 220 का अगर चार्जर लगेगा तो कितने कितने एम्पियर पे चार्ज करेगा, 16 एम्पियर के ऊपर इसको चार्ज करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, करंट इज इक्वल टू 16 एम्पियर। तो 16 एम्पियर इज द राइट आंसर। यार अब क्या हो रखा है आज, एसी चला रहा हूँ तो जुकाम हो रहा है, एसी बंद कर रहा हूँ तो गर्मी लग रही है ना, कैसा मौसम है। तो यहाँ से आपको समझ आया कि बेटा अगर 220 वोल्ट का अगर चार्जर आपको लग रहा है तो बैटरी आपकी 12 वोल्ट की, तो कितना करंट से चार्ज करेगा। ठीक है, और 0 एम्पियर करंट कब आता, बताओ। सर जब जो एक्सटर्नल वोल्टेज होगी वो भी 12 वोल्ट हाँ होगी। वो भी 12 वोल्ट होगी। ठीक है, 12 से थोड़ा भी ज्यादा होगी तो कुछ ना कुछ करंट होगा जिससे हल्का फुल्का इसको चार्ज कर पाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है चलो, चलिए अब अगला देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब सेल्स आपस में पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो पैरेलल कनेक्शन ऐसा होता है बेटा कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ अ सेल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। ठीक है, ये आपस में जुड़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े हैं, नेगेटिव नेगेटिव जुड़े हैं। और ये जैसे पॉजिटिव दोनों का पॉइंट ए पे जुड़ा हुआ है और नेगेटिव दोनों का पॉइंट बी पे, तो अब ए और बी के बीच में नेट ईएमएफ कितना होगा बेटा, नेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू ईएमएफ, नेट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो सिंपल है, मान लो E1 भी 2 है E2 भी 2 है तो 2 ही हो गया नेट ईएमएफ। लेकिन अगर इनकी वैल्यूज अलग अलग हुई तो निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, वो ये फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, अगर ऐसे बहुत सारे होंगे E3 अपॉन R3 E4 अपॉन R4 ऐसे करते जाओगे, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, सीधा फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा, इजी सा है। इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4, ऐसे आप करते चले जाओ इसको। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है सेम वही, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस हो वैसे जोड़ लो। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। फॉर्मूला लिख लो और थम्स अप दो मुझे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो बेटा, इन द सर्किट शोन इन द फिगर E1 E2 E3 आपको दे दिए। ठीक है, R1 R2 R3 सब दे दिए। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द करंट थ्रू ईच ब्रांच। आपको करंट बताना है, जैसे R1 के थ्रू R2 के थ्रू R3 के थ्रू कितना करंट है, और पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच में पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, पहले तो R इक्विवेलेंट निकालो सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आप E इक्विवेलेंट निकालो, है ना, उसके बाद देखेंगे क्या रहेगा। पहले तो फॉर्मूला लगा के आपको E1 E2 E3 की वैल्यू दे रखी है, R1 R2 R3 दे रखा है, तो R इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, फिर आगे देखेंगे। पहले ये दोनों वैल्यूज निकालो।
आ गया सर। सब बच्चे करो, सब बच्चे क्वेश्चन करो, सबका आंसर निकलना चाहिए। क्या आया इक्विवेलेंट ईएमएफ बेटा? 2 वोल्ट्स आ गया। 2 volts। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया? 1/3। 1 बाय 1/3। तो देखो 1 एम्पियर, 1 ओम 1 ओम 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर 3 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या होगा? 1/3 हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला मैंने, तो 1/R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला लगाया देखो 1/1 1/1 1/1, तो R इक्विवेलेंट आ गया 1/3 ओम्स। इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाला फॉर्मूला लगा के, तो 6/3 आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो 2 वोल्ट्स। ठीक है, Yes, sir. अब इस पूरे सर्किट को रिप्लेस करके क्या मैं ऐसे रख सकता हूँ कि 2 वोल्ट और 1/3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, Yes, sir. अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। अब मुझे बताओ, क्या ये बैटरी किसी एक्सटर्नल सर्किट में क्लोज जुड़ी हुई है क्या? No, sir. No, sir. क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी देखो अलग अलग रखे हुए हैं, क्लोज्ड नहीं है, है ना? तो ये ए और बी पॉइंट जो है ये कनेक्टेड नहीं है, ये बाहर वाला सर्किट क्लोज्ड नहीं है, ओपन है ना? दिख रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे कि ओपन सर्किट है। तो क्या ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस दिया है ये काम कर रहा है कि इनएक्टिव है? Inactive. ये एक्टिव तब होगा तब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो कर नहीं रहा है तो इसका मतलब ये इनएक्टिव है बेटा। ठीक है, तो ये इनएक्टिव हो गया। तो मुझे बताओ कि क्या फिर ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल होगा क्या वो इसके ईएमएफ के बराबर ही होगा? Yes, sir. ओपन सर्किट वोल्टेज हो गई ना, तो दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो कितना पोटेंशियल है ए और बी के बीच में? बी अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। अरे बैटरी ने जितना दिया उतना ही है ना, 2 वोल्ट्स। Yes। ठीक है, अब सुनो, अब मुझे करंट निकालना है I1 I2 और I3। ये कैसे निकालेंगे बेटा? बोलो। Sir, Ohm's law वाला फॉर्मूला है। अरे नहीं, ये इक्वेशन देखी थी, वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस इंटरनल लॉसेस, है ना? V Yes, इज इक्वल sir. टू, इसको लगा दो, एक बार I1 R1 के लिए, एक बार I2 R2 के लिए, एक बार I3 R3 के लिए। देखो R1 R2 R3 या फिर सेल नंबर 1 2 एंड 3 आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो सेम ही रहेगा। अगर ये अपना खुद का अंदर का सर्किट बना रहे हैं, ये इनमें तो करंट फ्लो करेगा बेटा। ये पॉइंट ए और बी के बीच में फ्लो नहीं करेगा। जैसे मैं बोलूं कि ये एक पॉइंट लेफ्ट में ड्रॉ कर दिया, इससे लेफ्ट साइड में कोई करंट नहीं है, इस ये पॉइंट जो जंक्शन है इससे राइट साइड में कोई करंट नहीं है, लेकिन विद इन द सर्किट यहाँ पे तो फ्लो करेगा ना, क्योंकि इनका वोल्टेज अलग अलग है, तीनों बैटरीज का, तीनों बैटरियों का वोल्टेज अलग अलग है। तो देखो, तो क्या करेंगे, वी ए बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये तीनों के लिए सेम है। ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे पता चलेगी कि 2 वोल्ट्स है, तो वी ए बी को मैं 2 वोल्ट्स रख दूं, और ई एम एफ ऑफ इंडिविजुअल सेल मुझे पता है, E1 पता है, E2 पता है, E3 पता है, और I1 R1 I2 R2 सब कुछ पता है, तो खाली करंट बचेगा। ये R1 पता है, R2 पता है, E1 पता है, सब पता है यहाँ पे जो मैंने देखा। देखो E1 E2 E3 पता है, R1 R2 R3 पता है, कैपिटल R पता है, और VA भी मैंने निकाल लिया जो कि 2 वोल्ट है।
फिर इसके बाद खाली करंट की वैल्यू अननोन बचती है। तो I1 को मैं सॉल्व करूंगा 1 एम्पियर आएगा, I2 को सॉल्व करूंगा 0 आएगा, I3 को सॉल्व करूंगा -1 एम्पियर आएगा। ठीक है, और नेट करंट 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 0। हाँ जानवी, सो नेगेटिव में क्यों लिया? VV माइनस VA, कौन सा? VB माइनस VA क्यों किया? VA माइनस VB नहीं हो सकता था? VA माइनस VB हो सकता था। VA तो माइनस सब VA माइनस VB ही से तो किया है मैंने। देखो VAB की वैल्यू क्या आई? 2 वोल्ट्स। हायर पोटेंशियल कहाँ पर है? VA पर, तो इसलिए हायर माइनस लोअर कर दिया VA माइनस VB। इसी को रिफॉर्मुलेट किया है बेटा। इसको, ये नेगेटिव था, इसको लेफ्ट में ले गया, बाकी को राइट में ले गया, तो अपने आप हो गया VB माइनस VA। स्टार्टिंग तो VA माइनस VB से ही किया था, यस सर। तो उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए माइनस हो गया वो। तो देख लो एक बार इसको हमने कैसे किया सब बच्चे। सर जो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आया था सर वो 2 वोल्ट आया था, तो इस पे हमने सभी में -2 क्यों लिखा है? कहाँ पे? I1 I2 I3 जब निकाला जब, तो उसमें VB माइनस VA की जो वैल्यू भरी है तो वो एक बात -2 बताओ, ये -2 किसकी वैल्यू है? VA माइनस VB की कि VB माइनस VA की? VB माइनस माइनस VA। ये वही क्वेश्चन है जो अभी पूछा था बच्चे ने कि सर आपने VB माइनस VA क्यों कर दिया? सिंप्लीफिकेशन करते टाइम बेटा, तो VB माइनस VA क्या होगा? माइनस ऑफ VAB। यस सर, तो VAB की वैल्यू 2 है, तो माइनस VAB की वैल्यू क्या आएगी? -2। माइनस, तो फिर यस आप ऐसे मत करो, आप उधर ही वैल्यूज डाल दो सारी, तो I1 वहां से भी आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है जी। यस सर। यस सर, यस तो ये हम कर लेंगे। अच्छा किया क्या है ये देख लो बेटा। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल रहेगा वही पोटेंशियल इधर है, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल रहेगा वही पोटेंशियल इधर है। अब अगर मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 2 वोल्ट्स, अगर 2 वोल्ट से छोटी बैटरी होगी तो करंट क्या करेगा? अगेंस्ट द Reverse. बैटरी, है ना? हाँ, और अगर बड़ी होगी तो, इन द डायरेक्शन ऑफ है ना? द फ्लो। और बराबर होगी तो 0। सर नो करंट फ्लो। तो देखो E2 कितना था भाई? इक्विवेलेंट ईएमएफ 2 वोल्ट्स आया, और E2 का ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट्स। तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। नो सर, I2 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब देखो जो V3 है, कितना है V3? ईएमएफ ऑफ थर्ड बैटरी 1, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना है? 2 वोल्ट्स। तो ये बैटरी के अगेंस्ट फ्लो करेगा करंट? यस सर, भाई ये बैटरी क्या चाहती है? ये सबसे नीचे वाली बैटरी चाहती है कि करंट इसका ऐसे फ्लो करे, लेकिन इसको जो पोटेंशियल मिल रहा है वो 2 वोल्ट्स का मिल रहा है। बैटरी की औकात थी 1 वोल्ट की, इसको अपोजिट में 2 वोल्ट मिल रहा है, तो क्या होगा? करंट अगेंस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी फ्लो करेगा। तो मैंने देखो I3 का डायरेक्शन जो अज्यूम किया था उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि बैटरी के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है। तो I3 का वैल्यू -1 एम्पियर आया। यस सर। यस सर, और E1 देखो कितना है? E1 की वैल्यू 3 वोल्ट। 3 3 वोल्ट। वोल्ट सर। तो 3 वोल्ट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। यस सर, तो बैटरी की औकात ज्यादा है ना, यस यस सर। सर, तो बैटरी अपने डायरेक्शन में फ्लो कराएगी। तो देख लो I1 की वैल्यू 1 एम्पियर और पॉजिटिव आई है, क्योंकि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यस सर, ठीक है, तो बेटा इतना समझ आता है आपको? अब इसके बाद ये क्वेश्चन एक और बच गया, ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अब सुनो एक बात आप लोग, अब जो है कल से अगले 1 हफ्ते तक आपकी क्लासेस